इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी मिटा नहीं पाता। ये कहानी है मालवा की उस पवित्र मिट्टी की जहां किलों की दीवारें वीरों के रक्त से रंगी थीं। ये कहानी है उस राजा की जो तलवार उठाता तो बड़े बड़े दुश्मन कांप जाते और जब कलम चलाता तो विद्वान नतमस्तक हो जाते। हम बात कर रहे हैं परमार वंश के महाप्रतापी सम्राट राजा भोज की, जिनका सिंहासन तक का सफर फूलों से नहीं बल्कि कांटों से भरा था, और वे कांटे भी अपनों ने ही बिछाए थे। सवाल यह है, वे कौन थे? एक महान योद्धा या अद्वितीय विद्वान? और आखिर क्या रहस्य है उस प्रसिद्ध कहावत का कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली? आज की इस कहानी में हम इसी का अर्थ जानेंगे। 10वीं शताब्दी के अंत में मध्य भारत का मालवा क्षेत्र राजनीति, युद्ध और संस्कृति का केंद्र था। परमार वंश वहां शासन करता था, जिसकी राजधानी थी धार। इसी वंश में लगभग 980 ईस्वी में एक बालक जन्मा, नाम रखा गया भोज। वे राजा सिंधुराज के पुत्र थे। बचपन से ही भोज अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी गई। राजनीति, धर्म, युद्ध कला, हर क्षेत्र में वे अद्भुत प्रतिभा दिखाते थे। लेकिन सुख ज्यादा दिन नहीं रहा। 991 ईस्वी में जब भोज केवल 11 वर्ष के थे, उनके पिता का निधन हो गया। सत्ता उनके चाचा राजा मुंज के हाथ में आ गई। राजा मुंज की रानी को भय सताने लगा। महाराज, भोज बड़ा होकर राजा बनेगा तो हमारे पुत्रों का क्या होगा? धीरे धीरे वो राजा मुंज के मन में विष घोलने लगी। अंततः मुंज ने एक कठोर निर्णय लिया। जल्लाद, आज ही भोज को शिकार के बहाने जंगल ले जाओ और वहीं उसका अंत कर दो। मुझे उसका कलेजा लाकर दिखाओ। जल्लाद भोज को जंगल ले गया, परंतु बालक भोज अत्यंत बुद्धिमान थे। वे सब समझ गए। उन्होंने अपनी कलाई काटकर खून से एक पत्र लिखा और जल्लाद को दे दी। राजकुमार, मैं आत को मार नहीं सकता। आत का मासूम चेहरा देखकर मेरी तलवार उठ ही नहीं रही। यदि ऐसा है तो मुझे जीवित रहने दो। मैं गुप्त रूप से कहीं चला जाऊंगा। जल्लाद ने एक जानवर का कलेजा ले जाकर राजा मुंज को दे दिया और भोज का पत्र भी। पत्र पढ़ते ही मुंज की आंखों से आंसू बह निकले। पत्र में लिखा था, प्रिय चाचा, जिस धन के लिए आप मुझे मरवा रहे हैं, मृत्यु के समय उसे अपने साथ ले जाना मत भूलिएगा। जल्लाद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चाहे जहां हो, मेरे भतीजे भोज को लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। नहीं नहीं महाराज, आप चिंता मत करें। मैंने भोज का वध नहीं किया। उनके इतने सुंदर और मासूम रूप को देखकर मेरी तलवार उठी ही नहीं। भोज अभी जीवित है। ये सुन राजा मुंज प्रसन्न हो जाते हैं और जल्लाद के साथ अपने सैनिकों को भोज को वापस राजमहल लाने के लिए जंगल भेजते हैं। राजा भोज सहसम्मान वापस राजमहल पहुंचते हैं। राजा मुंज भोज से क्षमा मांगते हैं और भोज को राजा की गद्दी सौंप देते हैं। राजा भोज की जय हो, राजा भोज की जय हो, राजा भोज की जय हो। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा भोज अत्यंत लोकप्रिय और दयालु राजा थे। धीरे धीरे समय गुजरता है। राजा भोज बड़े हो जाते हैं। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और प्रजा भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। प्रजा का सुख दुख जानने के लिए वे रूप बदल बदल कर अपने राज्य में घूमते थे। एक रात राजा भोज वेश बदलकर घूम रहे थे। रात बहुत ज्यादा हो गई थी। एक झोपड़ी में एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी आपस में बात कर रहे थे। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझसे चला भी नहीं जाता और ना ही मैं यजमानों के यहाँ जाकर कथा कर पाता हूँ। तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा पंडित जी? हमारे तो कोई संतान भी नहीं है। ये सुन ब्राह्मण चिंतित हो जाते हैं और अपनी ब्राह्मणी से कहते हैं कि अब तो इस समस्या का समाधान राजा भोज ही निकाल सकते हैं। अगले दिन ब्राह्मण राज दरबार पहुंच जाते हैं और राजा भोज से सारी बातें बताते हैं। लेकिन राजा भोज तो सब कुछ पहले ही जान चुके थे।
राजा भोज गरीब ब्राह्मण को सोने के 100 सिक्के देते हैं। राजा भोज से मदद पाकर ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है, क्योंकि इन सिक्कों से वो अपना जीवन यापन खुशी खुशी कर सकता था। ये खुशखबरी वो घर आकर ब्राह्मणी को भी बताता है। वे दोनों काफी खुश होते हैं और सोने से पहले ब्राह्मण उन सिक्कों को एक बड़े बक्से में रख देता है और सो जाता है। ब्राह्मण सुबह सुबह उठता है और देखता है कि सोने के सारे सिक्के गायब हो गए हैं। ये देख ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों निराश हो जाते हैं। ब्राह्मण ये सारी बात दरबार जाकर राजा भोज को बताता है। ब्राह्मण की बात सुन राजा भोज अचंभित हो जाते हैं, लेकिन उसकी लाचारी देखकर राजा भोज फिर से उस ब्राह्मण को सोने के 100 सिक्के दे देते हैं। ब्राह्मण खुशी खुशी वापस अपने घर आता है और रात को सोते समय उन सिक्कों को उसी बक्से में रख देता है। पर इस बार वो ब्राह्मणी के सामने उस बक्से पर ताला लगा देता है और सो जाता है। राजा भोज स्वयं ब्राह्मण की कुटिया में आते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, हमारे राज्य पर अचानक बड़ा खतरा आ पड़ा है। अभी आपको वे सभी सोने के सिक्के लौटाने होंगे। राजा की बात सुन ब्राह्मण वे सभी सिक्के राजा भोज को लौटा देता है। सुबह ब्राह्मण देखता है कि सारे सोने के सिक्के गायब हैं। वो सारी बात ब्राह्मणी को बताता है कि राजा भोज रात में उन सभी सिक्कों को वापस ले गए। पंडित जी, मुझे अच्छी तरह याद है, रात में तो कोई नहीं आया, मैं तो जाग रही थी। आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। फिर परेशान होकर ब्राह्मण सारी बातें जाकर राजा भोज से बताता है। ये सुन राजा भोज चकित रह जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई बहरूपिया होगा जो तुम्हारे घर मेरा वेश धरकर आया होगा। राजा भोज ने कुछ सोचा और फिर ब्राह्मण को सोने के 100 सिक्के दे दिए। इस बार राजा भोज स्वयं भेष बदलकर ब्राह्मण की झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं और राजा देखते हैं कि कोई राजा के वेश में पंडित की झोपड़ी में घुस रहा है। राजा ने तलवार निकाल ली और दौड़कर उसको पकड़ लिया। अरे बहरूपिये, क्यों इस गरीब ब्राह्मण को परेशान कर रहा है? कौन है तू? तब राजा सा दिखने वाला आदमी अपने असली रूप में आ गया और बोला, मैं भाग्य हूं और भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता। इस वृद्ध ब्राह्मण ने अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया कि वो इन सिक्कों का सुख भोग सके। सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। भाग्य जी, मैं आपसे विनती करता हूं, आप इस गरीब ब्राह्मण को क्षमा कर दो। इनके बदले मैं इनका दुख भोगने को तैयार हूं। ठीक है राजन, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर वो वहां से गायब हो गया। भाग्य से संवाद के बाद समय बीतता गया और धीरे धीरे राजा भोज का जीवन बदलने लगा। एक दिन शिकार के दौरान उनका घोड़ा बेकाबू हो गया और वे गहरी खाई में गिर पड़े, गंभीर रूप से घायल और बेहोश। उसी समय वहां से एक साधारण तेली गंगू गुजर रहा था। गंगू ने देखा एक अजनबी व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा है। अरे, ये कौन दुर्भाग्यशाली है? सांसें चल रही हैं। इसे छोड़ना पाप होगा। गंगू उसे अपने घर ले गया, दिन रात सेवा की, जड़ी बूटियों से इलाज किया। कई दिनों बाद राजा भोज को होश आया, पर उन्होंने अपनी पहचान छुपाए रखी। जिसने मुझे नया जीवन दिया, उसके सामने मैं राजा नहीं, सिर्फ एक इंसान हूं। अब भोज गंगू के साथ तेल पेरने का काम करने लगे। वो काम करते हुए मधुर गीत गुनगुनाते और धीरे धीरे लोग वहां जुटने लगे। गंगू का कारोबार बढ़ने लगा। अरे भाई, तू तो मेरे भाग्य का सितारा निकला। उस राज्य के राजा सिद्धराज भी संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे। उन्होंने संगीत का एक बहुत बड़ा आयोजन रखा। बहुत दूर दूर से माने जाने कलाकार आमंत्रित किए गए। गंगू तेली ने भी सोचा, मेरा सेवक भी अच्छा गाता है। गंगू तेली ने राजा भोज को नए कपड़े पहनाकर उस आयोजन में भेज दिया। जा, आज तू ही मेरा नाम रोशन करेगा। जब भोज ने गाना शुरू किया, पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। वाह, अद्भुत! ऐसा स्वर पहले कभी नहीं सुना। राजा सिद्धराज की पुत्री भी संगीत प्रेमी थी।
उसने राजा भोज को गाते हुए देखा और उन पर मोहित हो गई। पिताजी, मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। एक तेली के सेवक से विवाह? यह असंभव है। हमें संगीत की परख है पिताजी, और ये लड़का कोई दास नहीं बल्कि राजकुमार लगता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये दास तुम्हें कहां से राजकुमार लगता है? राजन, आप क्रोधित ना हो। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मैं ही मालवा का राजा भोज हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसे सिद्ध होगा कि तुम राजा भोज हो? सब लोग जांच परख करने लगे। किसी ने कहा, राजा भोज से अच्छा कोई नहीं गा सकता। राजा भोज से अच्छा कोई नहीं गा सकता। तो तुम मेरा उपहास कर रहे हो? अभी तुम्हें दंड देता हूं। इतने में भाग्य प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, राजन, यही सत्य है। जिसे तुम दास समझ रहे हो वही महान राजा भोज है, और जिसे तुम दुर्भाग्यशाली समझते हो वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तब राजा सिद्धराज बड़ी धूमधाम से राजा भोज और राजकुमारी की शादी कराते हैं, और राजा भोज भाग्य को सबसे बड़ा बताकर सबको अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे भाग्य बड़ा बना सकता है और एक पल में भिखारी बना सकता है। और तभी ये कहावत प्रचलित हो गई, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगर अच्छी लगी हो तो अपने सगे संबंधियों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।